वेलकम टू बेस्ट ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं चारगॉफ्स रूल्स। व्हाट आर चारगॉफ्स रूल्स? चारगॉफ्स रूल्स वर गिवन रिगार्डिंग बेस पेयरिंग इन डीएनए। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट? लास्ट पार्ट तक हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए काफी क्लियर हो चुका है। सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डीएनए लेटर, जिसमें सेंटर में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। एंड वी डिस्कस्ड इन पार्ट 3 ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर दैट ऑलवेज अ प्यूरिन बाइंड्स विथ पायरिमिडीन, राइट? एंड प्यूरिन्स में एडेनिन के साथ बाइंड करता है थायमिन एंड ग्वेनिन के साथ बाइंड करता है साइटोसिन, राइट? दिस इज अंडरस्टूड, राइट? एडेनिन के साथ थायमिन बाइंड करता है एंड ग्वेनिन का बॉन्ड बनता है साइटोसिन के साथ। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वेनिन एंड साइटोसिन। सो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 3 ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर चारगॉफ्स रूल्स। Chargaff, the Erwin Chargaff was a scientist. He was a biochemist, Austrian biochemist थे, and in year 1950 he gave some rules regarding the base pairing in DNA, and thus his rules are also known as the base pairing rules. क्योंकि डीएनए की बेस पेयरिंग के लिए दिए थे, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स की बेस पेयरिंग के लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, एंड दैट इज व्हाई हिज रूल्स आर आल्सो नोन एज बेस पेयरिंग रूल्स। उनके रूल्स को ग्रामर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, बिकॉज इन बायोलॉजी ही गेव रूल्स। जो रूल्स साइंटिस्ट चारगफ ने दिए थे रिगार्डिंग बेस पेयरिंग, दैट आर एप्लीकेबल ओनली ऑन डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे ही चारगफ्स रूल जो है एप्लीकेबल है, राइट? सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स पे चारगफ्स के रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये बात हमें याद रखनी है। सेकेंड थिंग इज that the Chargaff's rules are applicable on linear as well as circular genomes. Linear genome हो या circular genome हो, on both the genomes rules are applicable, but the rules are not applicable on the single stranded molecules. That means single stranded DNA हो, single stranded RNA हो, या फिर organelle genomes हो। For example mitochondrial genome है। ऐसे organelle genomes जिनकी साइज 20 to 30 किलो बेस पेयर से कम है, ऐसे जीनोम्स पर भी चारगफ्स रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस लेटर इन दिस वीडियो ओनली, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर चारगफ्स रूल। चारगफ जी ने क्या रूल्स दिए थे, लेट अस डिस्कस दैट। फर्स्ट रूल को समझते हैं। वी नो दैट ऑलवेज अ प्यूरिन बाइंड्स विद पायरिमिडीन। वी डिस्कस दिस, राइट? And in purines always the adenine binds with thymine, right? मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, राइट? सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ that the amount of adenine is equal to amount of thymine, right? Similarly, amount of guanine is equal to amount of cytosine, right? This is the basis of the first rule, that amount of purine is always equal to amount of pyrimidine. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही अमाउंट थायमिन का होगा, जितना अमाउंट ग्वेनिन का होगा उतना ही अमाउंट साइटोसिन का होगा। ओके, दैट मीन्स प्यूरिन्स आर इक्वल टू पायरिमिडीन्स, राइट? मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, राइट? और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, राइट? इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देखते हैं, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। सो अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन, राइट? एंड अमाउंट ऑफ ग्वेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, राइट? सो अमाउंट ऑफ ग्वेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, राइट? सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितना कॉन्सेंट्रेशन प्यूरिन्स का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन पायरिमिडीन्स का है, राइट? सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट प्यूरिन्स ए प्लस जी आर इक्वल टू पायरिमिडीन्स सी प्लस टी, ठीक है? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1। 1 का यहाँ पे क्या मतलब होता है? 100%, राइट? मतलब हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स मिलाकर 100% है, राइट? दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्यूरिन्स भी 50% है एंड पायरिमिडीन्स भी 50% है, राइट? सो ये जस्ट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है, ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, बट जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स हैं वो टोटल 100% होते हैं, ठीक है? सो दिस इज द
फर्स्ट रूल ऑफ चारगॉफ दैट a प्लस g अपॉन c प्लस d इज इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब जितना अमाउंट प्यूरिन्स का है उतना ही अमाउंट पायरिमिडीन्स का है, जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना ही थायमिन का है, जितना अमाउंट ग्वेनिन का है उतना ही साइटोसिन का है, राइट. बट क्या ऐसा भी है कि अमाउंट एडेनिन का जितना है उतना ही अमाउंट ग्वेनिन का है? क्या प्यूरिन्स का भी अमाउंट सेम है? लेट अस सी द सेकंड रूल. लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड रूल गिवन बाय चारगॉफ. वी नो दैट द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन्स, राइट. हमने ये डिस्कस कर लिया दैट अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स अपॉन अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन्स इज इक्वल टू 1, राइट. प्यूरिन्स का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही पायरिमिडीन्स का है, राइट. क्योंकि एडेनिन के साथ बाइंड करेगा थायमिन, तो जितना भी एडेनिन होगा, जितना भी प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा, राइट. यहाँ पे भी जितना भी ग्वेनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, राइट. तो जितना भी प्यूरिन है मेरे पास उतना ही पायरिमिडीन है. सो दिस रूल इज अंडरस्टूड, राइट. ये हमें अच्छे से समझ में आ गया. सेकेंड रूल क्या बोलता है कि ए का जितना अमाउंट है क्या उतना जी का अमाउंट है? जितना एडेनिन है क्या उतना ही ग्वेनिन है? ऑफ कोर्स नॉट, है ना. ये तो हमें बात पता है कि जो बेसेस हैं वो रैंडम है डीएनए में, राइट. तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि जितना एडेनिन है उतना ही ग्वेनिन है, जितना थायमिन है उतना ही साइटोसिन है, राइट. तो मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि जितना अमाउंट एडेनिन है उतना नॉट नेसेसरली अमाउंट ग्वेनिन का है, राइट. जितना अमाउंट साइटोसिन का है उतना नॉट नेसेसरी अमाउंट थायमिन का है, राइट. सो ये बात समझ में आती, ठीक है, कि प्यूरिन्स जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट है. एडेनिन और ग्वेनिन सेम अमाउंट नहीं हो सकते, साइटोसिन एंड थायमिन सेम अमाउंट में नहीं हो सकते, राइट. सो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट a प्लस टी अपॉन c प्लस g इज नॉट इक्वल टू 1. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड ग्वेनिन. ठीक है, ये बात समझ में आई, राइट. दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड रूल ऑफ चारगॉफ. ठीक है. ऑल्सो this thing that a plus t upon c plus g is not equal to 1, but you also have to remember that this ratio is constant for a particular species. एक ही स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है. दिस मे नॉट बी इक्वल टू 1, बट दिस इज कांस्टेंट अमंग अ पर्टिकुलर स्पीशीज. ओके, so these were the two rules given by Chargaff. This was the first rule and this was the second rule. So Chargaff's rules form the basis of base pairing in the double-stranded DNA model given by Watson and Crick. Based on both of these rules, number of questions have come in previous year NEET exam. तो हम थोड़े से numerical questions solve करके देखते हैं. Okay? So let us discuss some questions based on Chargaff's rule जो previous year exams में आ चुके हैं. This is the first question. Which of the following is not applicable to RNA? Which of the following options is not applicable to RNA? First option क्या है? Complementary base pairing. So complementary base pairing RNA में होती है कि नहीं? होती है, of course. A के साथ U बाइंड करता है, C के साथ G, right? हमारे पास RNA में थायमिन नहीं होता है, so यूरेसिल होता है, ठीक है. So complementary base pairing होती है RNA में. Fine. 2 phosphoryl and 3 hydroxyl ends. This is also applicable to RNA. थर्ड क्या है? हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस. हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस मतलब हीट्रो मीन्स डिफरेंट, राइट. सो डिफरेंट साइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए में होते हैं कि नहीं? होते हैं, ऑफ कोर्स. एडेनिन जो है वो क्या है? प्यूरिन है, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है. जो यूरेसिल है, साइटोसिन है और ग्वेनिन है, ये सारे पायरिमिडीन्स हैं. तो हमारे पास 3 पायरिमिडीन्स हैं और एक प्यूरिन है. तो ये डिफरेंट साइकिल, ये जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं एंड दिस इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है. दिस मीन्स आरएनए में हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ओके, लास्ट ऑप्शन इज चारगॉफ्स रूल्स. नाउ इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि किस आरएनए की बात हो रही है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड. जनरली आरएनए की बात हो रही है, तो यहाँ पे चारगॉफ्स रूल्स जो है वो हम नहीं बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल है, ठीक है. चारगॉफ्स रूल्स जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे एप्लीकेबल होते हैं, बट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं होते. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दैट चारगॉफ्स रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए. ओके,
लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ दीज हैव कम इन प्रीवियस ईयर एग्जाम और बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू प्रिपेयर नोट्स जरूर बनाइए इन क्वेश्चंस के, चार्गव्स रूल्स के नोट्स बनाइए। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। लेट अस सी मोर क्वेश्चंस नाउ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इफ द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज 16%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थायमिन? सो दीज आर द ऑप्शंस। साइटोसिन का परसेंटेज दिया हुआ है, साइटोसिन इज 16% और किसका फाइंड आउट करना है? थायमिन का। ठीक है, थायमिन का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। सो बाय बेस पेयरिंग रूल वी नो दैट साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है? ग्वेनिन के साथ। ठीक है, एंड एडेनिन बाइंड्स विद थायमिन। फाइन, तो साइटोसिन का परसेंटेज दिया हुआ है एंड थायमिन का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वेनिन होगा, राइट? तो हमारा जितना साइटोसिन है उतना ही हमारे पास ग्वेनिन है, राइट? एंड इन द फर्स्ट रूल ऑफ चार्गव हमने ये डिस्कस किया था कि जितना अमाउंट प्यूरिन्स का होगा उतना ही अमाउंट पायरिमिडिन्स का होगा, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं दैट प्यूरिन्स का अमाउंट जितना है उतना ही पायरिमिडिन्स का है। ठीक है, मतलब जितना A प्लस G है उतना ही C प्लस T है, राइट? और A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये 1 का क्या मतलब है? 100%। तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि 50% प्यूरिन्स हैं और 50% जो है वो पायरिमिडिन्स हैं, राइट? तो अब मेरे पास साइटोसिन है 16%, राइट? तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट C प्लस T इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50% होता है तो C मेरे पास है 16, तो थायमिन की वैल्यू निकाल लेंगे 50 माइनस 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 34%, राइट? तो थायमिन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 34%। सो 34% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, राइट? बाय नोइंग द परसेंटेज ऑफ वन प्यूरिन और पायरिमिडिन हम दूसरे का परसेंटेज निकाल सकते हैं बाय फर्स्ट रूल ऑफ चार्गव। ठीक है, सो ये परसेंटेज निकालना इजी है, राइट? लेट अस सॉल्व अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बी डीएनए ऑफ 1000 बेस पेयर? बी डीएनए कौन सा होता है? विच इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो वैटसन एंड क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया था दैट वाज द बी डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बी डीएनए ऑफ 1000 बेस पेयर। कितने टोटल बेस पेयर हैं डीएनए में? 1000 बेस पेयर विथ बेस ए। एडेनिन का परसेंटेज है 75% टाइम्स इन वन स्ट्रैंड एंड 10% इन द अदर। तो ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बी डीएनए है, ठीक है, और क्या बोला है? 1000 बेस पेयर हमारे पास टोटल है। ठीक है, एडेनिन का परसेंटेज वन स्ट्रैंड में है 75%, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एडेनिन का इस स्ट्रैंड में कितना परसेंटेज है? 75%, और दूसरी स्ट्रैंड में इन द अदर स्ट्रैंड इट इज 10%। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। पूछा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताने हैं कि इस बी डीएनए में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सो बाय बेस पेयरिंग रूल आई कैन से कि यहाँ पे अगर एडेनिन 75% है तो इसमें कितना है थायमिन? 75, राइट? अगर इसमें सेकेंड स्ट्रैंड में एडेनिन 10% है तो यहाँ पे थायमिन कितना हुआ? 10%। ठीक है, तो अगर पूरे डीएनए की मैं बात करूं तो एडेनिन प्लस थायमिन कितना है? एडेनिन प्लस थायमिन कितना हुआ? 75 प्लस 10। ठीक है, मतलब कि 85% है। ठीक है, और 85% कितना होगा? 1000 बेस पेयर है, तो 85% ऑफ 1000 दैट मीन्स 850 बेस पेयर है, राइट? तो हमारे पास एडेनिन प्लस थायमिन का अमाउंट आ गया कि 850 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, अब सेकेंड थिंग कि साइटोसिन और ग्वेनिन कितने हैं? तो टोटल 1000 है। साइटोसिन और ग्वेनिन कितने हैं? टोटल 1000 है, तो माइनस हम 850 कर देंगे, राइट? एडेनिन और थायमिन 850 निकाले हैं, तो टोटल 1000 है, तो 1000 माइनस 850, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 850, इट विल बी 150। तो साइटोसिन प्लस ग्वेनिन कितना आ गया? 150 बेस पेयर। ठीक है,
अब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2। तो 850 एडेनिन और थाइमिन है, तो इंटू 2 कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 1700, ठीक है। इसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में 1700 बॉन्ड्स हैं, राइट। और साइटोसिन और ग्वानिन का 150 बेस पेयर है। इसमें बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 450, ठीक है, 450 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए बताना है, मतलब कि टोटल कर देंगे, ठीक है। तो 1700 प्लस 450 ये हमारा आ जाएगा 2150, ठीक है। तो 2150 हमारे टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो 2150 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखा हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हैं डीएनए में, राइट। एंड एडेनिन का हमें सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन है, टोटल निकालेंगे, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन का टोटल निकल आया और उसके बाद हम टोटल बेस पेयर्स में से माइनस करके साइटोसिन एंड ग्वानिन का निकालेंगे एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का हम नंबर निकालेंगे। फाइन, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ, राइट। सो दीज ऑल फॉर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम। प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में एम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। आई विल ऑल्सो एडवाइस यू टू मेक नोट्स जरूर बनाइए, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में देखते हैं उसके नोट्स जरूर बनाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में लिखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप वीडियो लेक्चर्स में चाहते हैं। एंड आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है डू लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो लेक्चर्स से किसी और को हेल्प मिलेगी सो प्लीज डू शेयर इट। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।